नमस्कार दोस्तों। तो जनरल साइंस में हमने फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों का सेशन करके चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये रसायन विज्ञान का है, पूरी डिटेल इसको चैप्टर वाइज ही करेंगे, सारे चैप्टर जो वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाएँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। हम शुरू करते हैं वन बाय वन चैप्टर वाइज केमिस्ट्री को। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो परमाणु संरचना। तो देखिए, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, नहीं रहता है ये। परमाणु के केंद्र में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये नाभिक है। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन क्या होता है, वो विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको एनर्जी लेवल कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो बेसिक लेवल से स्टार्ट होके, यानी जो एनसीईआरटी वाले फैक्ट हैं वहाँ से लेके हम अपर लेवल तक चलेंगे जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज किसने की थी, तो वो पाउली ने की थी। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से कितनी होती है, 4 गुनी होती है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो कि धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित एवं गामा किरण क्या होती है, वो अनावेशित होती है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ये डेफिनेशन हमने बहुत पहले पढ़ी थी, तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रहती हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम संभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का कण संसूचन है जिसका प्रयोग आयनित विकर्ण को मापने में किया जाता है। किसका, गाइगर काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकर्ण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। समस्थानिक किससे संबद्ध है, तो समस्थानिक फॉसिल्स जीवाश्म की आयु के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो वो गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया, तो वो बैकुरल ने किया। और परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो वो चाणविक ने की। और एक परमाणु कण नहीं है तो वो क्या है, वो ड्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है। उसके बाद ऑटो हान ने अणु बम की खोज जिस सिद्धांत के आधार पर की, तो वो नाभिकीय विखंडन। देखिए, अणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन, अगर हाइड्रोजन बम की बात आएगी तो वो नाभिकीय संलयन के ऊपर होगा। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी, तो वो एम एन साहा की है। और उसके बाद क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसके बाद रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। और भौतिक प्रक्रिया क्या होती है, अस्थायी और उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, किंतु वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको फिजिकल चेंजमेंट कहा जाता है। रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी और अनुत्क्रमणीय होती है। जाहिर सी बात है, आप पानी में नमक मिला देंगे तो आप पानी और नमक को अलग भी कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उसके बाद ऊर्ध्वपातन और वाष्पन जो है ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलाना इत्यादि क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसमें आप फिर से बैक नहीं जा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। पाश्चराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें फ़ारेनहाइट में लिखी हैं, इसको आप सेल्सियस में भी कन्वर्ट करके रखिएगा। ठीक है, इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वो द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ या ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है।
इस विधि के द्वारा कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट हैं। तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुताएं क्या होती हैं, सामान्यतः घटती हैं, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं ऊपर से नीचे जाने पर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन विभव होता है वो बढ़ता है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। किसी अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि किसी धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके बाद रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ है ने 1869 में आवर्त सारणी का नियम प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहा था मेंडलीफ ने। उसके बाद फिर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक और तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार परमाणु भार लिया उन्होंने और मोजले ने क्या लिया, परमाणु क्रमांक लिया। उसके बाद धातुएं, खनिज और पर्टिकुलर अयस्क हैं। तो लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। इसके बाद फिर कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर और तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रकृति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सोडियम वॉश लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदें गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चूना पत्थर क्या है, एक औषधि चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य भी अंतः मिश्रित होते हैं। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियाँ और मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 ½ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद है मोनोजाइट, थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ये कुचालक होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। इसकी परावैद्युत शक्ति यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है। अतः इसे कैपेसिटर तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरण के लिए इंसुलेटर का निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु होती है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। पारा हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रभावित करने पर हमें क्या मिलता है, तो वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। NaOH को क्या कहा जाता है, दाहक या कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। तो Na2CO3 10H2O को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3 को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। उसके बाद फिर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 10H2O को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्लोबल साल्ट, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। तो ये इनके फार्मूले, इनके जो केमिकल नाम है और इनका जो व्यवहारिक नाम है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग एवं अग्निशामक यंत्रों, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंतमंजन बनाने में किया जाता है। फेरस सल्फेट जैसे कि FeSO4 7H2O का उपयोग मोहर लवण रंग उद्योग में स्याही बनाने में होता है। आतिशबाजी के दौरान बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, जबकि स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद फिर मिश्र धातु, तो तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है और यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल है, ब्रॉन्ज है तथा स्टील क्या है, ये मिश्र धातुएं हैं। इसके बाद जस्ता अथवा यशद या जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल तथा खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है।
लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। और लोहे पर जंग लगने पर क्या होगा, इसका भार बढ़ जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसको आप याद रखिएगा। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है, जो कि जंग रहित होती है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होती है। इसके बाद फिर कार्बन और उसके भिन्न रूप के बारे में देखते हैं। फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु यानी कार्बन का अपरूप है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C60। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः निम्न चार प्रकारों में बांटा गया है। तो लिग्नाइट 25 से 35%, बिटुमिनस 45 से 85% और एंथ्रासाइड जो होता है वो 85% से अधिक होता है कोल, ये सबसे अच्छा कोयला होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है और ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनरी में स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके बाद फिर सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, अक्री गैस से, तो हवा से भारी जीनान गैस को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस। और परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है और इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने पर आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस के घटक हैं या अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव और आयोडीन एक ठोस है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होती हैं। इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या है, तो वो फ्लोरीन है। ब्रोमीन के यौगिक का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान क्या है, ये सब इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट गैसेज को क्या कहा जाता है, तो नोबल गैसेज या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। इसके बाद फिर फर्टिलाइजर से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट है। तो नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमावश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। यूरिया या कार्बमाइड एक कार्बनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CONH2 का होल ट्वाइस। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में इसमें उपस्थित होता है, किसमें, यूरिया में। और डाई अमोनियम फॉस्फेट एक उर्वरक है जिसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस HPO4। अमोनिया सल्फेट मिश्रित उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। अमोनिया एवं सल्फर के मिश्रण से यह उर्वरक बनाया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, हैवी वाटर या भारी जल कहा जाता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है और कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा, अतः कपड़ा धोने के लिए अनुपयुक्त होगा। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यह फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलें क्या हो जाएंगी, कुंठित हो जाएंगी। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी को रोगाणुनाशक की तरह होता है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है और फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ओड़न तथा अवसादन द्वारा होता है। परिणामतः हमें क्या होता है, स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर अम्ल, क्षार तथा लवण से कुछ फैक्ट हैं। तो अम्लराज या एक्वारिजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारिजिया नाम दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लैटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाने में किया जाता है। और pH क्या होता है, एक संख्या होती है। इससे पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के बीच में होता है और pH का मान 7 से कम होगा तो दैट इज वो अम्लीय होंगे, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होंगे और अगर 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, विलयन उदासीन होगा। pH मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन
आयनों की गतिविधि के सह लघुगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस कैसा हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धूनी उत्पन्न करती है। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। इसके बाद फिर कार्बनिक रसायन से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं तो देख लेते हैं। इसमें सब जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। इसके बाद जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों के बने होते हैं। और हाइड्रोकार्बनों का अणुभार का बढ़ता अनुक्रम है मीथेन CH4, एथेन C2H2, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इससे 100 डिग्री तापमान पर जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम आता है। ठीक है। धान के खेत, कोयले की खदान तथा घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जित के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्री मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद एसिटिलीन को एथीन यानी C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण होता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। अल्कोहल से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं तो एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल एवं पिरिडिमीन मिलाने से यह जहर बन जाता है और उसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव्य है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। शराब एक अल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि कुछ प्रमुख शराब हैं। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर बहुलक से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देखते हैं हम। तो बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है यानी PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है जिसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल और वुड स्प्रीट किसको कहा जाता है तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रीट कहा जाता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको हम टेफ्लॉन कहते हैं। इसके बाद फिर खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं तो बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के, रंगीन, चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C6H5COOH। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है। एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है जो एंटीपायरेटिक्स के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारण का भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली और प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है जिससे रक्त एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H2O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है तो 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइनस में होता है -12.9 डिग्री सेंटीग्रेड। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन तो डीजल की वाष्प और वायु है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन सा पदार्थ मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो पाइरेथ्रम। और चूहे मारने के का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है तो वो जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। इसके बाद एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में। एलिथ्रिन
संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। उसके बाद फिर मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड का। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख, फेफड़े, डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। जिंक ऑक्साइड यसद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों को इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे जो पदार्थ होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये छोटा टॉपिक था केमिस्ट्री का, पूरा जितना भी डिटेल था हमने, जिसमें कार्बनिक है और सारी चीज़ें जो 1 बाय 1 हमने यहाँ पे डिस्कस की 1 बाय 1। ठीक है, तो केमिस्ट्री का खैर पूरा ये हो गया, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई और केमिस्ट्री हो गई। तो साइंस जो जनरल साइंस है वो कंप्लीट हो गई। हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी, इन्वायरमेंट हमने पूरी कंप्लीट कर दी, सेंसस हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद पॉलिटी बची है, उसको भी हम जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।